हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है परचेज एंट्री फॉर्म। ये देखने में बहुत सिंपल है, लेकिन उतना सिंपल है नहीं भैया। इसमें बहुत कुछ है। इसमें डेटा वैलिडेशन है, वीरू का फंक्शन है, सामी फंक्शन है, जीएसटी कैलकुलेशन है, टैक्सेबल सेल्स कैलकुलेशन है, डिस्काउंट कैलकुलेशन है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। क्या नहीं है, इसमें बहुत कुछ है। मैं क्या क्या बताऊं, आप देखते जाइए और सीखते जाइए। बस कर लो एक्सेल मुट्ठी में। हेलो फ्रेंड, इससे पहले मैं सेल्स इनवॉइस बना चुका हूँ और उसका कई सारा वीडियो मैं अपलोड भी कर चुका हूँ। आज शुरू कर रहा है परचेज एंट्री फॉर्म। तो चलिए आज देख लेते हैं परचेज एंट्री फॉर्म कैसे बनाया जाएगा और उसमें वेरियस टाइप का फॉर्मूला भी लगाया जाएगा। पूरा वीडियो आप देखिए, एक ही वीडियो में आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो एक नया सीट आप इंसर्ट कर लीजिए और उसको रीनेम कर दीजिए परचेज एंट्री फॉर्म। उसके बाद सीट को हाईलाइट करके कोई एक फॉन्ट और फॉन्ट साइज सिलेक्ट कर लीजिए। सबसे पहले मैंने प्रोडक्ट आईडी का डिटेल्स का कॉलम बना रहा हूँ, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसी को बेस में हम पूरा फॉर्म को डिज़ाइन करेंगे। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो रैप टेक्स्ट या मार्ज एंड सेंटर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके बाद बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर भी यूज़ कर सकते हैं। अब बना लेते हैं हेडिंग। इसमें आप थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा कर सकते हैं और मार्ज एंड सेंटर की मदद से आप इसको सेंटर पॉइंट में सेट कर सकते हैं। बैकग्राउंड में कलर कर सकते हैं और अगर आप चाहे तो लोगो इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने लोगो के बदले एक पिक्चर मैंने इंसर्ट कर लिया, तो इंसर्ट में जाके आप लोगो इंसर्ट करिए और आप चाहे तो इसका फॉर्मेट भी कर सकते हैं। आप 3D फॉर्मेट या शैडो, इस तरीके से कुछ आइटम यहाँ पर है फॉर्मेट शेप में। जैसा आपको अच्छा लगे आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। परचेज एंट्री फॉर्म में हम अलग अलग कस्टमर से जो परचेज करते हैं उन बिल को हमें एंट्री करना है, इसलिए हम इसको कस्टमर के बदले वेंडर कह रहा हूँ। तो सबसे पहले इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट और वेंडर्स डिटेल्स, ये सब टेक्स्ट डिस्प्ले करने के लिए टाइप कर लीजिए। हम एक साथ मैक्सिमम 10 प्रोडक्ट का बिल बनाएंगे, इसलिए आप 10 रो को काउंट करके एक बॉर्डर लगा के अलग कर लीजिए। उसके बाद नीचे जो है डिस्पैच डिटेल्स के लिए एक स्पेस बना लीजिए और कुछ टेक्स्ट टाइप कर लीजिए। राइट साइड में हमें वेरियस टाइप का कैलकुलेशन करना है। उसमें सबसे पहले है ग्रॉस सेल्स वैल्यू या ग्रॉस प्रोडक्ट वैल्यू। उसके नीचे डिस्काउंट दो टाइप का है, 5% और 10%। और उसके नीचे है जीएसटी कैलकुलेशन, जीएसटी रेट दो टाइप का है, 12% और 18%। और सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। और उसके नीचे होगा नेट परचेज अमाउंट। तो ये सब करके आप बॉर्डर ऑर्डर लगा लीजिए। मैंने डिस्काउंट रेट और जीएसटी रेट दो दो टाइप का रखा है, क्योंकि आपको कैलकुलेशन करने में फार्मूला कैसे इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा वैराइटीज रखा है। अब नीचे जो है फूटर, टर्म्स एंड कंडीशंस एट्सेट्रा अपने हिसाब से बना लीजिए। इसी तरीके से परचेज एंट्री फॉर्म डिज़ाइन करना कंप्लीट होता है। अब इसमें असली खेल शुरू होगा, फार्मूला लगाना। तो आप दिल थाम कर बैठिए और एक एक करके फार्मूला अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब हम बनाएंगे डायनामिक ड्रॉप डाउन लिस्ट दैट ऑटो अपडेट्स एज यू ऐड न्यू कस्टमर्स। मतलब मैंने ऐसा डायनामिक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाऊंगा कि इन फ्यूचर में कस्टमर या वेंडर्स का न्यू नेम ऐड होता है तो वो ऑटोमेटिकली डेटा लिस्ट में डिस्प्ले होगा। हमें कोई भी चीज़ बनाना है, कोई भी फार्मूला लिखना है, कोई भी कोड लिखना है, तो इस बात का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि फ्यूचर में अगर कोई चेंजेस होता है, न्यू रिकॉर्ड ऐड होता है, तो उसके लिए प्रोविज़न रखना चाहिए ताकि ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाए। मैंने ऑफसेट फार्मूला के साथ काउंटर फार्मूला का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट 365 नहीं है तो ये फार्मूला काम का चीज़ है। ऑफसेट फंक्शन शुरू हो रहा है,
रो नंबर 2 से। ऑफसेट का काम है कॉलम में जो भी डेटा रहेगा उसको डिस्प्ले करना, और काउंटे का काम है जिस सेल में वैल्यू है उसको काउंट करना। काउंटा में पूरा कॉलम का रेफरेंस दिया गया है, उसके बाद -1 किया गया है। 1 का मतलब है हेडर, और 1 जो लिखा गया उसका मतलब है कॉलम। इस फार्मूला का फ़ायदा यही है, अगर फ्यूचर में आपने नया कस्टमर ऐड करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली लिस्ट में डिस्प्ले करेगा। इस फार्मूला इस तरीके से काम करेगा, जिस कॉलम का आपने रेफरेंस दिया है उस कॉलम में जहाँ तक वैल्यू है वहाँ तक लिस्ट में डिस्प्ले होगा। डेटा वैलिडेशन लिस्ट तो आपने बना लिया, लेकिन ये तभी काम करेगा जब उसके साथ आप भी लुकअप फंक्शंस को इस्तेमाल करेंगे। डेटा वैलिडेशन और भी लुकअप फंक्शन के अलावा एक्सेल में ज़्यादा कुछ करने का कोई मौका नहीं है, इसलिए ये दोनों चीज़ आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। फॉर्मूला लिखिए इक्वल देकर भी लुकअप, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आपको सिलेक्ट करना है वेंडर आईडी सेल और F4 प्रेस करके लॉक कर देना है। उसके बाद कॉमा लगाकर कस्टमर सीट में जाइए। कस्टमर सीट में पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कॉमा लगाकर 2 का मतलब है कॉलम नंबर, जो सिलेक्टेड कॉलम है उसमें से सेकंड कॉलम मतलब वेंडर नेम का कॉलम, फिर कॉमा लगाकर 0 का मतलब है एग्जैक्ट मैच, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। अब अगर कस्टमर लिस्ट में न्यू कस्टमर ऐड करेंगे तो इस डेटा वैलिडेशन लिस्ट में ऑटोमेटिकली वो नेम दिख जाएगा। अब आप फार्मूला को कॉपी करके बाकी सेल में पेस्ट कर दीजिए और कॉलम नंबर सिर्फ चेंज कर दीजिए। नीचे जो है वेंडर स्टेट एंड पिन नंबर, ये गलत है, ये एक्चुअली स्टेट नहीं होगा, ये होगा सिटी। सिटी एंड पिन दोनों एक साथ एक ही सेल में हमने इनपुट किया है, इसके लिए आपको भी लुकअप फंक्शन 2 बार टाइप करना पड़ेगा। तो पहले तो सिटी के लिए आपने टाइप कर चुका है, आप जो है उसके बाद एक एम्परसेंड साइन लगा दीजिए, ये दोनों को जोड़ेगा। और उसके बाद एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हाइफन लगा के फिर एक एम्परसेंड साइन लगा दीजिए, और फिर फार्मूला को कॉपी करके कॉलम नंबर को चेंज करके एंटर कर दीजिए। भी लुकअप फंक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है, ये बहुत काम का फंक्शन है, बहुत जगह इस पर ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए इस फंक्शन को जरूर अच्छी तरह से समझ लीजिए, सीख लीजिए। अब आप कस्टमर लिस्ट में कुछ न्यू एंट्री कीजिए और रिजल्ट को चेक कर लीजिए। अब हमें प्रोडक्ट आईडी के लिए डेटा वैलिडेशन लिस्ट बनाना है जिसमें प्रोडक्ट आईडी डिस्प्ले होगा। तो इसके लिए आपको डेटा वैलिडेशन में जाना है, डेटा में जाइए, फिर डेटा वैलिडेशन में क्लिक कीजिए। उसके बाद लिस्ट सिलेक्ट करके नीचे सोर्स में फार्मूला लिखना है, जो ऑफसेट और काउंटा फार्मूला लिखना है। काउंट करेगा, वहाँ से माइनस करेगा 1 का मतलब है हेडर को माइनस करेगा। उसके बाद कॉमा लगाकर एक और 1 है, ये एक्चुअली कॉलम रेफरेंस है, कॉलम ए। जरा बटन में ध्यान दीजिए, वहाँ मैंने हर चीज़ लिख के दिया है, जरा पढ़ लीजिए। प्रोडक्ट नेम, रेट, GST, डिस्काउंट, ये सब के लिए आपको भी लुकअप फंक्शन भी लिखना है। सबसे पहले प्रोडक्ट नेम का सेल सिलेक्ट कर लीजिए, फिर भी लुकअप लिखकर प्रोडक्ट आईडी सेल को सिलेक्ट कीजिए और F4 से लॉक कीजिए। उसके बाद प्रोडक्ट सीट का रेफरेंस दे दीजिए जितने भी कॉलम है। उसके बाद कॉलम नंबर 2 होगा, प्रोडक्ट नेम कॉलम, कॉमा लगाकर 0 का मतलब है एग्जैक्ट मैच, और एंटर कर दीजिए। मुझे ये फार्मूला नीचे भी कॉपी करना है, इसलिए मैंने रो नंबर के आगे जो डॉलर साइन है उसको रिमूव कर देता हूँ, नहीं तो कॉपी नहीं होगा। जनरली ये होता है, अगर सेल ब्लैंक है तो फार्मूला एरर डिस्प्ले करता है। एरर मैसेज को अवॉइड करने का तरीका है इफ़ एरर कमांड का इस्तेमाल करना, और उसके बाद कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, आप एरर मैसेज नहीं डिस्प्ले होगा।
सीरियल नंबर कैसे ऑटोमेटिकली इंसर्ट होगा, उसका फॉर्मूला यह है, ईप कमांड लगेगा, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर B13 मतलब प्रोडक्ट आईडी नॉट इक्वल ब्लैंक कॉमा रो A13 -12 मतलब B13 में अगर प्रोडक्ट आईडी है तो रो A13 से -12 होगा, बचेगा 1, फिर कॉमा लगाकर 2 डबल कोट और ब्रैकेट क्लोज। मतलब अगर प्रोडक्ट आईडी ब्लैंक है तो कुछ भी नहीं डिस्प्ले। जब भी आप कॉपी करके पेस्ट करेंगे, आप पेस्ट जरूर पेस्ट स्पेशल में जाइए और वहाँ जाके फार्मूला में क्लिक करके पेस्ट कीजिए, नहीं तो जितने फॉर्मेटिंग किया है वो सब पेस्ट हो जाएगा जो हमें नहीं चाहिए। मैंने विस्तार से पूरा नोट भी आपको लिख के दिया है, आप पेशेंस रखिए, पढ़िए, समझिए। क्वांटिटी के साथ पीसीएस मतलब पीसेस कैसे ऐड करेंगे, जैसे आपने टाइप किया 5 तो ऑटोमेटिकली 5 के बाद पीसीएस लिख के आ जाएगा। ये होता है फॉर्मेट सेल से। तो आप फॉर्मेट सेल में जाइए, एकदम नीचे देखिए कस्टम्स है, उस पर क्लिक कीजिए और टाइप कर दीजिए हैशटैग, एक स्पेस दीजिए, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पीसीएस टाइप कर दीजिए, ओके कर दीजिए, सारे सेल में कॉपी कर दीजिए। मैंने बाकी कॉलम में भी कुछ न कुछ ऐसे फॉर्मेट किया है। अगर आपको नंबर से पहले लगाना है तो आप पहले टाइप कीजिए, बाद में हैशटैग दीजिए, और अगर नंबर के बाद लगाना है तो हैशटैग पहले होगा, बाकी कैरेक्टर बाद में होगा। और अगर आप पहले और बाद में दोनों जगह ऐड करना चाहते हैं तो हैशटैग बीच में रहेगा, पहले और बाद में टाइप करना है, टाइप कीजिए और ओके कर दीजिए। अब इसी फार्मूला को कॉपी कर लीजिए रेट, डिस्काउंट और जीएसटी में, और सिर्फ कॉलम रेफरेंस को चेंज कर दीजिए। अब हम शुरू करने जा रहा है कैलकुलेशंस। पहला कैलकुलेशन है प्रोडक्ट वैल्यू इक्वल सम ब्रैकेट के अंदर रेट और क्वांटिटी, फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। बाकी में जैसे ही आप कॉपी करेंगे वैसे एरर मैसेज दिखेगा, अब घबराइए नहीं। सम के आगे एक इफ एरर लिख दीजिए, ब्रैकेट लगा दीजिए और लास्ट में ब्रैकेट के बाद एक कॉमा लगाकर, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाकर, फिर एक ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट लगा के एंटर कर दीजिए। अब आपको एरर मैसेज नहीं दिखेगा। देखिए फार्मूला लिखना काफ़ी नहीं है, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एरर हैंडलिंग। प्रोग्राम आप बनाएंगे, यूज़ कोई और करेगा, वो गलती कर सकता है, उस गलती को रोकने के लिए आपको एरर हैंडलिंग बनाना पड़ेगा। तो मैं एक सिंपल एरर हैंडलिंग करके दिखा रहा हूँ। जैसे क्वांटिटी कॉलम देख लीजिए, अगर टाइप करना था 5 कर दिया 50, टाइप करना था 10 कर दिया 100। इसको आप कैसे रोकेंगे? इसका एक सिंपल तरीका यह है, आप एक लिमिट कर दीजिए। जैसे प्रोडक्ट रेट अगर 10,000 या उससे ज़्यादा होगा, 10 से ज़्यादा क्वांटिटी टाइप नहीं कर सकता है। और अगर प्रोडक्ट रेट 10,000 से कम होगा तो मैक्सिमम क्वांटिटी 20 एंट्री कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। इतना आप ज़रूर कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना है डेटा, फिर डेटा वैलिडेशन और उसके बाद सिलेक्ट करना है कस्टम्स। अब देखिए नीचे एक फार्मूला बार है, उसमें फार्मूला लिखना है। फार्मूला क्या लिखेंगे? रेट का कॉलम है यहाँ पर H13, तो इक्वल साइन देकर इफ लिखना है। इफ कमांड ये लॉजिकल कमांड होता है, ट्रू और फॉल्स। इक्वल इफ ब्रैकेट के अंदर लिखिए H13 ग्रेटर देन 10,000 कॉमा, अब क्वांटिटी कॉलम का रेफरेंस देना है G13 लेस देन इक्वल 10, फिर कॉमा लगाइए G13 लेस देन इक्वल 20, ब्रैकेट क्लोज करके ओके कर दीजिए। अब देखिए उसके बगल में दो और विंडो है। एरर अलर्ट टैब में आप एक टाइटल टाइप कर दीजिए और एक डिस्क्रिप्शन दे दीजिए। इनवैलिड एंट्री में भी एक टाइटल और एक डिस्क्रिप्शन टाइप करके ओके कर दीजिए। अब जब क्वांटिटी कॉलम में जाएंगे तो एक मैसेज डिस्प्ले करेगा कितना एंट्री का लिमिट क्या है, और अगर गलत एंट्री करते हैं तो एक एरर अलर्ट मैसेज भी डिस्प्ले होगा। इसका मतलब हुआ अगर H13 का वैल्यू, रेट का वैल्यू 10,000 से ज़्यादा है तो आप मैक्सिमम एंट्री कर पाएंगे 10, और अगर रेट 10,000 से कम है तो आप मैक्सिमम एंट्री कर पाएंगे 20। समझ गया? अब उसके बाद दो और चीज़ है,
एक एरर डिस्प्ले और मैसेज, उसको भी आपको चेक। अब मैं प्रोडक्ट आईडी और क्वांटिटी कॉलम को लाइट बैकग्राउंड कलर करूँगा। जैसे जैसे एंट्री करते जाएगा वैसे वैसे बैकग्राउंड कलर रिमूव होता जाएगा। इससे पता लगेगा, अगर कोई रो छूट गया तो आसानी से पता लग जाएगा। इसके लिए हमें जाना है होम टैब, फिर जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और उसके बाद जाना है न्यू रूल, और उसके बाद यूज़ ए फार्मूला टू डिटरमाइन व्हिच सेल्स टू फॉर्मेट। सिलेक्ट करके नीचे फार्मूला लिखना है, इक्वल साइन इज ब्लैंक, ब्रैकेट के अंदर B13 सेल रेफरेंस। उसके बाद फॉर्मेट में जाके कोई एक फिल कलर चूज़ करना है, फिर ओके कर देना है। इसी के साथ प्रोडक्ट एंट्री सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब हम आगे जो डिस्काउंट जीएसटी कैलकुलेशन कैसे होगा ये बताने वाले हैं। अगर आप थक चुके हैं तो थोड़ा पानी वानी पी के रिफ्रेश हो जाइए, क्योंकि आगे बहुत कुछ है सीखने के लिए। अब हम पहुंच गए इस परचेज एंट्री सीट का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन पर, जहाँ वेरियस टाइप का कैलकुलेशन किया जाएगा। सबसे पहले हम फॉर्म को पूरी तरह भर लेते हैं। देखिए मक्खन की तरह फॉर्म भरा जाएगा। यहाँ जो मेन कैलकुलेशन करना है वो है ग्रॉस सेल्स अमाउंट, डिस्काउंट अमाउंट और टैक्सेबल सेल्स फॉर जीएसटी 12% एंड 18%। ये सब अलग अलग कैलकुलेशन किया जाएगा। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस सेल्स अमाउंट। इक्वल लिखकर साम टाइप कीजिए। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर प्रोडक्ट वैल्यू का जो रेंज है उस रेंज को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। टोटल आ जाएगा, यह है टोटल प्रोडक्ट वैल्यू। अब हमें 5% डिस्काउंट निकालने के लिए ग्रॉस सेल्स अमाउंट को निकालना है। तो इसका कमांड है इक्वल लेकर सामिप, ब्रैकेट के अंदर अब डिस्काउंट रेट का रेंज को सिलेक्ट कर दीजिए, कॉमा लगाकर 5% टाइप कर दीजिए, और फिर कॉमा लगाकर जो प्रोडक्ट वैल्यू का रेंज है वो सिलेक्ट करके ब्रैकेट लगा के एंटर कर दीजिए। 10% डिस्काउंट के लिए भी आपको सेम फार्मूला लिखना है, सिर्फ 5 की जगह 10% कर देना है डिस्काउंट रेट। ग्रॉस सेल्स का वैल्यू और टोटल डिस्काउंट सेल्स का वैल्यू सेम होना चाहिए, चेक कर लीजिएगा। डिस्काउंट कैलकुलेशन करने के लिए सेल्स अमाउंट इनटू 5% करके एंटर कर दीजिए। 10% के लिए भी सेम प्रोसीडियर है, इक्वल साइन दीजिए, सेल्स अमाउंट को सिलेक्ट कीजिए, इनटू मल्टीपल साइन दीजिए, 10% टाइप करके एंटर कर दीजिए। अब दोनों डिस्काउंट कॉलम का टोटल कर लीजिए। मेन कॉलम में टोटल डिस्काउंट को सिलेक्ट करके एंटर कर दीजिए। अब ग्रॉस सेल्स अमाउंट माइनस डिस्काउंट कर दीजिए तो टैक्सेबल सेल निकल आएगा। अब हमें 12% जीएसटी के लिए टैक्सेबल सेल्स निकालना है। ग्रॉस सेल्स के साथ डिस्काउंट माइनस करके टैक्सेबल सेल्स निकलेगा। तो कमांड होगा, फॉर्मूला होगा इक्वल साइन देकर सामिप लिखिए, फिर ब्रैकेट देके अब जीएसटी रेट वाला जो रेंज है कॉलम वो पूरा सिलेक्ट करके F4 प्रेस कीजिए, फिर जीएसटी रेट सेल सिलेक्ट कर दीजिए, फिर कॉमा लगा के जो ग्रॉस अमाउंट है प्रोडक्ट वैल्यू रेंज को सिलेक्ट कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो इसमें हमें ग्रॉस सेल्स अमाउंट आ जाएगा। अब इससे माइनस करना है डिस्काउंट, तो फिर माइनस साइन दीजिए, फिर सामिप कमांड लिखकर डिस्काउंट वाला कॉलम रेंज सिलेक्ट कर दीजिए, 5% डिस्काउंट टाइप कर दीजिए, फिर कॉमा लगाकर जो है प्रोडक्ट वैल्यू वाला कॉलम रेंज सिलेक्ट कर दीजिए, फिर ब्रैकेट के बाहर मल्टीपल साइन देकर 5% लिखकर एंटर कर दीजिए। अब 18% के लिए हमें टैक्सेबल सेल्स निकालना है। ब्रैकेट के अंदर जीएसटी रेट वाला कॉलम रेंज सिलेक्ट कर लीजिए, F4 प्रेस कीजिए, कॉमा लगाकर 18% जो जीएसटी रेट का सेल है सिलेक्ट कीजिए, F4 प्रेस कीजिए, कॉमा लगाकर प्रोडक्ट वैल्यू वाला सेल रेंज सिलेक्ट कर लीजिए और ब्रैकेट क्लोज कीजिए। इसमें जो है टैक्स ग्रॉस सेल्स अमाउंट निकल आएगा। अब इससे डिस्काउंट माइनस करना है तो फिर टाइप कीजिए माइनस साइन,
सामिप कमांड, सिलेक्ट कीजिए डिस्काउंट रेट वाला कलम, फिर कॉमा लगाकर डिस्काउंट रेट 10% कर दीजिए, 10 टाइप कर दीजिए, फिर कॉमा लगाकर प्रोडक्ट वैल्यू का रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज करके मल्टीपल साइन, उसके बाद 10% लिख कर एंटर कर दीजिए। इसमें जो है 18% जीएसटी के लिए टैक्सेबल सेल्स निकल आएगा। जीएसटी कैलकुलेशन करने के लिए हमें जीएसटी का रूल्स को थोड़ा आइडिया होना चाहिए। देखिए जीएसटी का रूल्स ये कहता है अगर सेलर और परचेजर दोनों सेम स्टेट का हो तो सीजीएसटी या एसजीएसटी होगा, और अगर सेलर परचेजर अलग अलग स्टेट का हो तो आईजीएसटी होगा। अब सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों आधा आधा होगा और आईजीएसटी पूरा होगा। परचेज फॉर्म में जो ऊपर कंपनी का नेम है उसका रजिस्ट्रेशन है वेस्ट बंगाल में, और जीएसटी का पहला 2 कैरेक्टर है 19। तो हमें ट्रैक करना पड़ेगा अगर वेंडर का जीएसटी का पहला 2 कैरेक्टर अगर 19 होता है, मतलब परचेज़र और सेलर दोनों का कोड पहला 2 कैरेक्टर 19 होगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी में जाएगा, और अगर अलग अलग होगा तो आईजीएसटी में जाएगा। तो चलिए फार्मूला लिखते हैं। पहले दीजिए इक्वल साइन, फिर इफ लॉजिकल कमांड है, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। इक्वल साइन इफ प्रेस टैब प्रेस कीजिए, फिर लिखिए लेफ्ट, फिर टैब प्रेस कीजिए, फिर लिखिए ट्रिम इसलिए लिखा जाता है कि जीएसटीएन नंबर में कहीं भी आगे या पीछे अगर कोई ब्लैंक स्पेस है उसको रिमूव कर देगा। फिर ट्रिम लिखकर प्रेस कीजिए टैब। अब वेंडर का जो जीएसटीएन नंबर है उस सेल को सिलेक्ट करके लॉक कीजिए, फिर ब्रैकेट बंद कीजिए, कॉमा देकर 2 टाइप कीजिए। ये 2 है लेफ्ट के साथ, मतलब लेफ्ट जो कमांड है उसका फंक्शन है जो जीएसटीएन नंबर है उसका लेफ्ट साइड का 2 कैरेक्टर को उठाना है। फिर ब्रैकेट क्लोज कीजिए, इक्वल साइन दीजिए और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 19 टाइप कीजिए, फिर कॉमा लगाइए, फिर टैक्सेबल सेल्स को सिलेक्ट कीजिए, F4 प्रेस कीजिए, मल्टीपल साइन दीजिए, फिर टैक्स रेट 12% को सिलेक्ट कीजिए, फिर डिवाइड 2 लिखिए, फिर कॉमा लगाकर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा दीजिए और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर दीजिए। इसका मतलब हुआ अगर वेंडर का जीएसटी का पहला 2 कैरेक्टर अगर 19 है तो ट्रू होगा, मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी होगा। 18% जीएसटी निकालने के लिए भी सेम फार्मूला लिखिए, सिलेक्ट कीजिएगा सेल टैक्स टैक्सेबल सेल्स 18% और टैक्स रेट 18%। फार्मूला वही होगा इफ लेफ्ट ट्रिम ब्रैकेट के बाद कॉमा देकर 2 इक्वल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 19 और फिर टैक्सेबल सेल्स इनटू टैक्स रेट, कॉमा लगाकर 2 इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। आईजीएसटी निकालने के लिए आप सीजीएसटी या एसजीएसटी का एक फार्मूला कॉपी करके दोनों में पेस्ट कर दीजिए, और सिर्फ जहाँ इक्वल 19 लिखा हुआ है वहाँ नॉट इक्वल 19 लिखना है, बस इतना ही चेंज है, इक्वल की जगह नॉट इक्वल साइन दीजिए। आखिरी में जो आप डबल कोटेशन लगा रहे हैं, आप चाहे तो इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 0 टाइप कर सकते हैं, तो ऐसे में ब्लैंक की जगह 0 आ जाएगा। अब नीचे तीनों कॉलम का टोटल कर लीजिए, और जो आउटर कॉलम या मेन कॉलम जो है जो टैक्सेबल सेल्स है उसके नीचे तीनों टैक्स का टोटल वहाँ पर कर दीजिए और टैक्सेबल सेल्स से माइनस कर दीजिए। इस फॉर्म को डिज़ाइन किया गया है रियल लाइफ की तरह, ताकि आप किसी भी कंपनी में अगर काम करने जा रहे हैं तो आप आसानी से इस तरीके का बेहतरीन फॉर्म बना सकते हैं। लेकिन अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट काम करना बाकी है। देखिए आपने बहुत मेहनत करके पूरा सीट में वेरियस टाइप कर फार्मूला लगा चुके हैं, लेकिन अगर यूज़र का एक गलती से फार्मूला डिलीट हो सकता है। इससे सीट को बचाना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए हम करने जा रहा है सीट प्रोटेक्शन। जिन जिन सेल को आप यूज़र के लिए अनलॉक रखना चाहते हैं
पहले वो सारे सेल सिलेक्ट कर लीजिए, फिर राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में आइए। यहाँ देखिए एक टैब है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन टैब में जाकर जो लॉक में टिक लगा है उस टिक को हटा के ओके कर दीजिए और पूरा सीट को जो है हाईलाइट कर लीजिए। फिर ऊपर मेनू में रिव्यू टैब पर क्लिक करके प्रोटेक्ट सीट में क्लिक कीजिए। एक विंडो ओपन होगा जो सिलेक्ट लॉक सेल्स है, उसमें से टिक हटा के ओके कर दीजिए। अब आपका सीट पूरी तरह प्रोटेक्टेड हो चुका है। कोई भी फॉर्म बनाने का ये मतलब नहीं होता है कुछ टेक्स्ट टाइप किया फॉर्मेट कर दिया। इसमें बहुत सारा फार्मूला होता है, उसके बाद सीट प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसी तरीके से परचेस एंट्री फॉर्म बनाना कंप्लीट हो गया है। आप इसको अच्छी तरह से देखिए, समझिए और सीखते रहिए। धन्यवाद। मैंने एक चीज़ भूल गया था, वो है आपने नंबर्स को वर्ड में कैसे लिखेंगे, तो उसका मैं अभी लिख के दिखा रहा हूँ। ये है फार्मूला, लेकिन इसको अगर आप कैसे अब नंबर को वर्ड्स में बदलेंगे तो इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले अपलोड किया था। मैं उस वीडियो का लिंक यहाँ दे रहा हूँ, आप ज़रूर उसको देख लीजिए कैसे नंबर्स को वर्ड्स में लिखा जाए। हेलो फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में परचेज एंट्री फॉर्म डिज़ाइन करना बताया था। देखिए परचेज एंट्री फॉर्म डिज़ाइन करना इतना आसान नहीं है, उसमें बहुत सारा फार्मूला लगा हुआ है, वैराइटीज टाइप का फार्मूला लगा हुआ है। अगर आप ये फॉर्म बना लेंगे तो समझ लीजिए आधा एक्सेल आपने सीख लिए हैं। आज हमने 3 बटन के लिए कोड लिखेंगे। तो पहला है ऐड न्यू परचेज एंट्री, दूसरा है प्रिंट प्रीव्यू बटन और तीसरा है सेव टू PDF फाइल। और नेक्स्ट वीडियो में हम लिखेंगे सेव परचेज फाइल बटन का कोडिंग, जो काफ़ी क्रिटिकल है। देखिए एक्सेल में अगर आप कोई भी सब रूटीन लिखेंगे तो सबसे पहले वर्कशीट को सेट करना पड़ता है, मतलब कि इस वर्कशीट के लिए आप सब रूटीन लिख रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक वेरिएबल बनाना होता है। वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका है डीम, मतलब डायमेंशन। उसके बाद एक नेम देना होता है वेरिएबल का, जैसे WS परचेस ये नेम दिया गया है। और उसके बाद ये बताया जाता है ये किस टाइप का वेरिएबल है, एज वर्कशीट टाइप का वेरिएबल है। सेट वर्कशीट रेफरेंस के लिए पहले सेट कमांड दिया जाता है, सेट फिर वेरिएबल का नेम, उसके बाद इक्वल साइन देकर दिस वर्कबुक डॉट सीट्स और ब्रैकेट के अंदर सीट नेम, जैसे परचेस एंट्री। परचेस एंट्री फॉर्म में जो डेट का सेल है उस सेल में ऑटोमेटिकली आज का डेट इनपुट हो जाएगा। इसलिए जो कमांड लिखा गया है WS परचेस डॉट रेंज, ब्रैकेट में वो सेल रेफरेंस है I5 इक्वल डेट, मतलब करेंट डेट, टुडेज डेट। उसके बाद हमें जितना भी हमने सेल को फिल किया है उस सारे सेल को क्लियर करना है। तो उसका सिंपल कमांड है WS परचेज डॉट रेंज, ब्रैकेट के अंदर सेल रेफरेंस डॉट क्लियर कंटेंट्स, उसमें सिंगल कोट लगाकर इनवॉइस नंबर एंड डेट, ये है कमेंट्स जो है कंपाइलर इग्नोर करता है क्योंकि ये कोड नहीं है। और इस तरीके से बाकी जितने भी सेल में वैल्यू हमने टाइप किया है उन सारे सेल से वैल्यू को क्लियर करके नेक्स्ट बिल एंट्री करने के लिए स्पेस बना के रखना है। तो ये इस तरीके से सिंगल सेल से भी कर सकते हैं। अगर सिंगल सेल का रेफरेंस भी आप दे सकते हैं, या एक साथ एक से ज़्यादा सेल का रेफरेंस भी दे सकते हैं, जैसे WS परचेज डॉट रेंज ब्रैकेट में B13 टू B22 डॉट क्लियर कंटेंट्स, प्रोडक्ट डिटेल्स का जितना भी था वो सारा क्लियर हो जाएगा इसे एक कमांड से। तो इस तरीके से सारा कमांड क्लियर कंटेंट्स कमांड लिखकर एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करवाना है कि रेडी फॉर न्यू परचेज एंट्री, और उसके बाद एग्जिट सब, मतलब इस प्रोग्राम ख़त्म हुआ, इस प्रोग्राम से बाहर जाना है। और एक एरर हैंडलर मैसेज, अगर कोई गड़बड़ होता है, कोई एरर होता है तो एक मैसेज डिस्प्ले करके वो प्रोग्राम से बाहर चला जाएगा। ऐड न्यू परचेज एंट्री के लिए हमें इतना ही कमांड्स लिखना है।
अब हम लिखेंगे दूसरा कमांड बटन, जिसका फंक्शन है प्रिंट परचेज प्रीव्यू। ये जो है प्रीव्यू दिखाएगा, और इसमें भी आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है वर्कशीट टाइप का, और उसके साथ परचेज एंट्री को सेट करना है, और उसके बाद सिर्फ लिखना है WS परचेज डॉट प्रिंट प्रीव्यू एंड सब। इतना लिखने से ही आपको काम चल जाएगा। अब अगर चाहे तो पेज सेटअप भी दे सकते हैं यहाँ पर, तो उसके लिए आपको लिखना है विथ WS परचेज डॉट पेज सेटअप डॉट प्रिंट एरिया को डिफाइन करना है। ओरिएंटेशन लैंडस्केप मोड डिफाइन कर दीजिए। फिट टू पेज वाइट सिंगल पेज में प्रिंट प्रीव्यू दिखेगा, ये सेट करके एंड विथ करके एंटर कर दीजिए। अब हम बनाने जा रहा है सेव इनवॉइस एज PDF बटन। देखिए इसके लिए हमें कुछ वेरिएबल बनाना है, जैसे WS परचेज एज वर्कशीट्स, उसके अलावा 4 और वेरिएबल है जिसका टाइप है स्ट्रिंग। उसके बाद ऑन एरर गो टू एरर हैंडलर, मतलब अगर गलती होता है कहीं पर कोडिंग में तो ये एक मैसेज दिखाकर प्रोग्राम से बाहर चला जाएगा। उसके बाद है सेट वर्कशीट रेफरेंस, जो आप पहले भी कर चुके हैं। उसके बाद है गेट इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर एक वेरिएबल है, इक्वल ट्रिम WS परचेज डॉट रेंज C5 डॉट वैल्यू, मतलब C5 सेल में जो इनवॉइस नंबर है उसको इस वेरिएबल में स्टोर करेंगे। लेकिन उससे पहले ट्रिम का काम है, अगर उस इनवॉइस नंबर के पहले बाद में कहीं भी अगर स्पेस है तो उसको रिमूव करेगा। उसके बाद हमें चेक करना है इनवॉइस नंबर में इनवॉइस नंबर है या नहीं। अगर तो इसके लिए हमें इफ लॉजिकल कमांड लिखना है, इफ इनवॉइस नंबर इक्वल ब्लैंक देन मैसेज बॉक्स इनवॉइस नंबर इज एम्प्टी इन सेल C5, मतलब इनवॉइस नंबर में कुछ नहीं है, वो ब्लैंक है। एग्जिट सब और एंड इफ, जो इफ कमांड दिया था वो ख़त्म हुआ यहाँ पर। उसके बाद हमें स्टोर करना है फोल्डर पर वेरिएबल पर फोल्डर जो है आप एक बना लीजिए, जैसे यहाँ पर बना है D ड्राइव में एक्सेल प्रोजेक्ट एक फोल्डर है, उसके अंदर सब फोल्डर है इनवॉइसेस। आप भी एक बना के यहाँ पर रेफरेंस दे दीजिए। उसके बाद हमें ये वैलिडेट करना है फोल्डर बना है या नहीं। उसके लिए भी एक इफ लॉजिकल कमांड देना है, इफ डायरेक्टरी फोल्डर पाथ VB डायरेक्टरी इक्वल ब्लैंक मैसेज बॉक्स फोल्डर डज नॉट एग्जिस्ट एग्जिट सब एंड इफ, मतलब फोल्डर पाथ नहीं है तो मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करेगा, उसके बाद बाहर चला जाएगा। अब क्रिएट से फाइल नेम एक वेरिएबल है, और उस वेरिएबल में स्टोर हो रहा है इनवॉइस नंबर, लेकिन यहाँ पर एक रिप्लेस हो रहा है। इनवॉइस नंबर में अगर कोई फॉरवर्ड स्लैश है तो उसको हटा के जो बाद में हाइफन साइन दिया गया है वो स्टोर होगा, और उसके बाद .pdf लिख कर PDF फाइल नेम तैयार हो जाएगा। अब फुल पाथ आप बनाना है, तो सबसे पहले देखिए हमारे पास फोल्डर पाथ में फोल्डर का नाम है और फाइल नेम में फाइल का नाम है। अब इस फुल पाथ में फोल्डर पाथ एंड फाइल नेम दोनों को जोड़ दिया गया है। उसके बाद चेक इफ फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, उसके बाद हम चेक करेंगे जो फाइल हम बना रहे हैं वो पहले से वहाँ मौजूद है या नहीं। इफ लॉजिकल कमांड है डायरेक्टरी फुल पाथ नॉट इक्वल ब्लैंक, मतलब अगर वो पहले से बना हुआ है तो मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करेगा फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट ओवरराइट। अगर आप येस करेंगे तो ओवरराइट हो जाएगा, एंड इफ फंक्शन यही ख़त्म होता है। उसके बाद एक्सपोर्ट टू PDF, अब PDF फाइल में एक्सपोर्ट होने वाला है। WS परचेज डॉट एक्सपोर्ट एज फिक्स्ड फॉर्मेट टाइप एक्सेल टाइप PDF, फाइल नेम फुल पाथ, क्वालिटी स्टैंडर्ड, इंक्लूड डॉक प्रॉपर्टीज ट्रू, इग्नोर प्रिंट एरियाज फॉल्स, ओपन आफ्टर पब्लिश ट्रू, ये सब प्रॉपर्टीज़ है। इस प्रॉपर्टीज़ लिखने के बाद मैसेज बॉक्स डिस्प्ले होगा, इनवॉइस सेव डैश वो फाइल नेम बताएगा और एग्ज़िट हो जाएगा। उसके बाद एरर हैंडलर मैसेज बॉक्स दिखाएगा अगर कोई एरर होता है तो, और उसके बाद प्रोग्राम से बाहर चला जाएगा।
चलिए अब देख लेते हैं बटन कैसे बनाएंगे। आप डेवलपर टैब में क्लिक कीजिए, बगल में देखिए इंसर्ट टैब है, इंसर्ट में क्लिक कीजिए और बटन कंट्रोल को सिलेक्ट करके जहां बनाना है वहां ड्रैग करके बना लीजिए। अब एक विंडो डिस्प्ले हो रहा है। अगर आप मैक्रो लिख चुके हैं उस मैक्रो नेम को सिलेक्ट करके ओके कीजिए और जो बटन का ऑप्शन है उसको चेंज करके कुछ टाइप करके फॉर्मेट कर दीजिए। अगर आप मैक्रो नहीं लिखे हैं तो उस विंडो को कर दीजिए कैंसिल और जब आप मैक्रो लिख लेंगे तो बटन में राइट क्लिक कीजिए, असाइन मैक्रो में क्लिक कीजिए तो विंडो ओपन हो जाएगा और मैक्रो नेम सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेव परचेज एंट्री बटन के फंक्शन के बारे में। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने ऐड न्यू परचेज, प्रिंट प्रीव्यू और सेव एज पीडीएफ बटन के कोडिंग को समझाया था, तो कृपया इस वीडियो को अंत में दिए लिंक से ज़रूर देखिएगा। ये है परचेज फॉर्म। इस फॉर्म को आप डिज़ाइन करेंगे लेकिन इसको फिल करेगा यूज़र गलती कर सकता है, इसलिए आपको डेटा सेव करने से पहले ये जांच करना है कि जो भी एंट्री यूज़र ने किया ये सही है या गलत। इसलिए हर चीज़ को आपको पहले चेक करना है। जब हर चीज़ सही होगा तभी आप डेटा को सेव करेंगे। इस तरीके से आप एक्यूरेट डेटा सेव कर सकते हैं। डेटा सेव करेंगे 3 स्टेप को इस्तेमाल करके। पहला स्टेप है डेटा वैलिडेशन, दूसरा स्टेप है डेटा सेविंग और तीसरा स्टेप है पोस्ट सेविंग एक्शन, जिसमें एक बैकअप फाइल बनेगा और यूज़र को एक सक्सेस मैसेज दिखाया जाएगा। डेटा वैलिडेशन में हम पहले चेक करेंगे जो मेन 3 वर्कशीट है वो एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं। फिर हम चेक करेंगे इनवॉइस नंबर दिया गया है या नहीं। उसके बाद ये भी चेक करना है क्या डुप्लीकेट इनवॉइस नंबर तो नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे डेट वैलिड है या नहीं और उसके बाद ये भी हमें देखना है प्रोडक्ट में कोई डेटा डाला गया है या नहीं। VBA कोड लिखने के लिए हमें चाहिए VBA एडिटर। ऑल्टर प्लस F11 जब प्रेस करेंगे तो VBA एडिटर ओपन हो जाएगा। लेफ्ट साइड में देखिए एक विंडो है, उस विंडो में वर्कबुक में राइट क्लिक कीजिए और मॉड्यूल इंसर्ट कर लीजिए। नीचे प्रॉपर्टी बॉक्स है, उस प्रॉपर्टीज में जाकर आप मॉड्यूल का नेम चेंज कर सकते हैं। अब जो मॉड्यूल ओपन हुआ है इसी में हम कोड लिखने वाले हैं। कोड लिखना शुरू करेंगे हम साब लिखकर। साब का मतलब है सब रूटीन और उसके बाद हम मैक्रो नेम देंगे, एक नेम टाइप करना है और डबल ब्रैकेट लगा के एंटर कर देना है। नीचे आ जाएगा एंड साब। यही 2 लाइन के बीच हम सारा कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑन एरर गो टू एरर हैंडलर, उसके बाद कुछ स्पेस छोड़ देंगे और नीचे लिखेंगे एग्जिट साब। एग्जिट साब के नीचे रहेगा एरर हैंडलर मैसेज जस्ट एंड साब के ऊपर। अब ऑन एरर गो टू एरर हैंडलर और एग्जिट साब के बीच हम सारा के सारा कमांड टाइप करेंगे। अगर इस कोडिंग में कहीं भी गलती होता है तो एरर हैंडलर पर आ जाएगा और एक मैसेज डिस्प्ले करेगा, और अगर सब कुछ सही है तो एग्जिट साब से वो प्रोग्राम बाहर चला जाएगा। इस सब रूटीन के लिए हमें 3 वर्कशीट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक है परचेज एंट्री फॉर्म, दूसरा है परचेज बिल्स फाइल और तीसरा है परचेज फाइल। इन तीनों वर्कशीट को VBA कोड से एक्सेस करने के लिए हमें 3 अलग अलग वेरिएबल्स का इस्तेमाल करेंगे। वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका, VBA में किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हम डीम लिखते हैं। डीम का मतलब होता है डायमेंशन। इसके बाद वेरिएबल का नाम देते हैं, फिर उसका डेटा टाइप बताते हैं जैसे वर्कशीट, इंटीजर, स्ट्रिंग, डेट इत्यादि। तो चलिए 3 वेरिएबल बना लेते हैं। डीम, WS परचेज एज वर्कशीट, WS परचेज बिल्स एज वर्कशीट और WS परचेज फाइल एज वर्कशीट। अब इस तीनों वेरिएबल में तीनों वर्कशीट को सेट कर दिया जाएगा। वर्कशीट को वेरिएबल से जोड़ने के तरीका है सेट, कमांड लिखना है सेट, फिर वेरिएबल नेम WS परचेज,
इक्वल साइन देकर दिस वर्कबुक डॉट सीट्स और ब्रैकेट के अंदर परचेस एंट्री वर्कशीट का नेम। इसी तरीके से 3 अलग अलग सीट वेरिएबल में 3 अलग अलग वर्कशीट को सेट कर लिया गया है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? अगर भविष्य में आपको परचेज एंट्री वर्कशीट को रेफरेंस देना है, जो काफ़ी बार देने होंगे, तो आपको बार बार दिस वर्कबुक डॉट सीट्स ब्रैकेट में परचेज एंट्री नहीं लिखना पड़ेगा। आप सिर्फ WS परचेज लिखकर काम चला सकते हैं। वर्कबुक में गलती से ये वर्कशीट डिलीट हो गया हो या उनका नाम बदल दिया गया हो तो कोड चलाते वक्त एरर हो जाएगा। इसलिए हम पहले वैलिडेट कर लेते हैं कि क्या ये वर्कशीट सच में मौजूद है या नहीं। इसके लिए हम लिखेंगे इफ़ एक लॉजिकल कंडीशन है। ये चेक करने का तरीका है जो ट्रू होने पर कोड को एक ब्लॉक रन करता है और फॉल्स होने पर उसे स्किप कर देता है। इफ़ WS परचेज बिल्स इज नथिंग का मतलब क्या है? ये चेक करता है कि ये वेरिएबल किसी वैलिड वर्कशीट को पॉइंट कर रहा है या नहीं। अगर कोई वर्कशीट मिसिंग होगा तो एक मैसेज बॉक्स दिखेगा जिसमें लिखा रहेगा रिक्वायर्ड वर्कशीट्स और दोनों फाइल नेम और मिसिंग। उसके बाद लिखा रहेगा एग्जिट सब का मतलब है यहीं से प्रोग्राम बाहर चला जाएगा और आगे का कोड रन नहीं करेगा। फिर एंड इफ मतलब इफ स्टेटमेंट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। देखिए यहाँ एक गड़बड़ हो गया। जैसे हम परचेज बिल्स फाइल सीट का नेम चेंज कर देते हैं, परचेज बिल्स फाइल 1 कर दिया और सेव बटन में क्लिक किया तो एक जो एरर मैसेज दिखा रहा है वो एरर हैंडलर में दिखा रहा है। क्योंकि वर्कशीट इसको मिला नहीं है तो एरर हैंडलर में चला गया। लेकिन हम चाहते हैं कि वो नीचे जो इफ़ का ब्लॉक है उसमें आए, तो इसलिए हमें ऑन एरर गो टू एरर हैंडलर के बजाय लिखना पड़ेगा ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। मतलब अगर कोई एरर हो भी रहा है तो उसको इग्नोर करके नीचे वाले लाइन में नेक्स्ट लाइन में चला जाए। और उसके बाद लिखा ऑन एरर गो टू 0, मतलब फिर से एरर हैंडलर में हम भेज देते हैं। इस तरीके से हम बाईपास कर सकते हैं। अब हम चेक करेंगे इनवॉइस डेट को कि यूज़र ने जो डेट एंटर किया है क्या वो सही है या नहीं। कई बार यूज़र गलती से फ्यूचर या पुराना डेट डाल देता है, लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ आज की तारीख से 5 दिन पहले या 5 दिन बाद तक की डेट ही वैलिड मानी जाए। इसके लिए हमें वेरिएबल बनाना है डेट स्टोर करने के लिए डीम इनवॉइस डेट एज डेट। इस वेरिएबल का टाइप हो गया डेट टाइप। अब इनवॉइस डेट वेरिएबल में हम डेट को स्टोर कर रहा हूँ। डेट कहाँ है? WS परचेज डॉट रेंज क्या है? H5 सेल डॉट वैल्यू। मतलब WS परचेज फाइल में H5 सेल में जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम इनवॉइस डेट वेरिएबल में स्टोर कर लिया। उसके बाद है स्टेप 2 वैलिडेशन लॉजिक। इफ कंडीशन से ही चेक करना है। इफ इनवॉइस डेट लेस देन डेट -5, मतलब आज का डेट से अगर आप 5 माइनस करें, जैसे मान लें आज का डेट है 10 तारीख, उससे माइनस करें 5, मतलब 5 तारीख होगा। अगर 5 तारीख से भी छोटा है और इनवॉइस डेट आज के डेट से 5 दिन जोड़ लीजिए उससे भी ज़्यादा बड़ा है, देन एक मैसेज बॉक्स डिक्लेयर होगा इनवैलिड परचेज डेट, प्लीज सिलेक्ट ए डेट विद इन 5 डेज फ्रॉम टुडे। और उसके बाद WS परचेज डॉट रेंज H5 डॉट वैल्यू में हम आज का डेट जो है रिप्लेस कर देंगे, लिख देंगे। उसके बाद एग्जिट सब जो प्रोग्राम से बाहर चला जाएगा, आगे का कोड रीड नहीं होगा। और एंड इफ ब्लॉक का ख़त्म होता है यहीं पर। मैंने डेट को चेंज करके 7-8 दिन पहले का दे दिया और जैसे ही मैंने सेव बटन में क्लिक किया तो देखिए एक एरर मैसेज डिस्प्ले कर रहा है। तो हमारा रेंज है आज का डेट से 5 दिन पहले या 5 दिन बाद के अंदर ही किसी डेट वैलिड होगा। अब हम वैलिडेट करेंगे कि यूज़र ने इनवॉइस नंबर एंटर किया है या नहीं। इनवॉइस नंबर एक यूनिक पहचान होता है हर एक बिल के लिए। अगर यूज़र इसे ब्लैंक छोड़ देता है तो सिस्टम में डेटा रिकॉर्ड करने में कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए हम चेक करेंगे कि इनवॉइस नंबर खाली तो नहीं है। सबसे पहले एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जो है डीम इनवॉइस नॉन्ग एज स्ट्रिंग, मतलब कैरेक्टर टाइप का डेटा स्टोर होगा। स्ट्रिंग का मतलब है कैरेक्टर टाइप का डाटा स्टोर होता है। इनवॉइस नंबर इक्वल WS परचेज डॉट रेंज C5 डॉट वैल्यू और परचेज एंट्री फॉर्म के सेल C5 में लिखा हुआ वैल्यू इसमें स्टोर कर लिया। अब हम इफ कंडीशन लगाते हैं।
अगर इनवॉइस नंबर ब्लैंक है यानी यूज़र ने कुछ भी नहीं इनपुट किया है तो एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करेगा और फिर प्रोग्राम तुरंत एग्ज़िट साफ के थ्रू यहीं स्टॉप हो जाएगा। बाकी का कोड बिल्कुल भी रन नहीं करेगा। इस स्टेप का फ़ायदा क्या है? यूज़र को तुरंत फीडबैक मिलता है कि उन्होंने इनवॉइस नंबर भूल से छोड़ दिया है। सिस्टम में इनकम्प्लीट डेटा सेव होने से बच जाता है। ये स्टेप प्रोफेशनल रिकॉर्ड कीपिंग और डेटा वैलिडेशन के लिए बेहद ज़रूरी है। अब हम चेक करेंगे डुप्लीकेट इनवॉइस नंबर एग्जिस्ट है हो रहा है या नहीं। तो सबसे पहले एक हमें वेरिएबल बनाना है, डीम डुप्लीकेट चेक एज रेंज। टाइप हो गया रेंज। अब हम सेट करेंगे डुप्लीकेट इनवॉइस नंबर वेरिएबल पर। इनवॉइस है तो उसको स्टोर करेंगे, उसके मैंने लिखेंगे, उसके कमांड होगा सेट डुप्लीकेट चेक वेरिएबल इक्वल WS परचेज बिल्स डॉट कॉलम्स 4 का मतलब है इनवॉइस नंबर का कॉलम। फिर फाइंड किया जाएगा। क्या फाइंड करेंगे? इनवॉइस नंबर। ऊपर में देखिए इनवॉइस नंबर वेरिएबल में इनवॉइस नंबर स्टोर हो चुका है। अब उसको हम फिर कहेंगे लूप्स इन एक्सेल वैल्यूज। जो भी वैल्यूज है उसको फाइंड करना और लूप्स एट होल मतलब पूरा वैल्यू को स्टोर करना। तो इस तरीके से हम वैल्यू को स्टोर कर लिए। अब हमें लिखना है इफ कमांड। इफ नॉट डुप्लीकेट चेक इज नथिंग। इसका मतलब है डुप्लीकेट चेक ब्लैंक नहीं है, खाली नहीं है, मतलब उसमें डुप्लीकेट नंबर है। तो एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करेंगे और एग्ज़िट साफ करेंगे ताकि प्रोग्राम यहीं पर रुक जाएगा, आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा और एनडी ब्लॉक को ही ख़त्म कर दिया जाएगा। अब हम चेक करेंगे प्रोडक्ट आईडी या क्वांटिटी में कुछ वैल्यू है या नहीं, मतलब पूरा ब्लैंक तो नहीं है, ये हमें चेक करना है। अब हमें दो वेरिएबल्स बनाना है। पहला है डीम हैश प्रोडक्ट्स एज बुलेन, मतलब ट्रू और फॉल्स स्टोर होता है। डीम आई एज लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू। तो हम सबसे पहले डिक्लेयर करेंगे हैश प्रोडक्ट्स का वैल्यू फॉल्स। उसके बाद आई इक्वल 13 इसलिए दिया गया है क्योंकि हमारा प्रोडक्ट रो शुरू हो रहा है रो नंबर 13 से। उसके बाद बताया गया डू वाइल WS परचेज डॉट सेल्स। आई का मतलब है 13, 2 का मतलब है कॉलम बी, मतलब B13 में जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल ब्लैंक होना चाहिए। एंड WS परचेज डॉट सेल्स आई इक्वल 7, मतलब क्वांटिटी का कॉलम में भी वैल्यू नॉट इक्वल ब्लैंक होना चाहिए। अगर ब्लैंक नहीं है तो हैश प्रोडक्ट्स इक्वल ट्रू हो जाएगा। उसके बाद एंड डू, मतलब जैसे ही वैल्यू मिल जाएगा डू वाइल का काम ख़त्म हो जाएगा। लूप का मतलब अगर नहीं मिलता है तो वो रिपीट करेगा। अब हमें एक इफ कमांड देना है। इफ कमांड देके यही बताना है इफ़ नॉट हैश प्रोडक्ट्स देन, मतलब हैश प्रोडक्ट का वैल्यू अगर ट्रू नहीं है तो एक मैसेज बॉक्स डिक्लेयर किया जाएगा। उसके बाद एग्जिट सब एंड एंड इफ। तो इस तरीके से हमारा वैलिडेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो इसी के साथ हमने पूरा वैलिडेशन को सक्सेसफुली चेक कर चुका हूँ। अब डेटा बिल्कुल सही है। अब हमारा काम है डेटा सेव करना। डेटा हम सेव करेंगे परचेज बिल्स फाइल्स में, जिसमें मल्टीपल रिकॉर्ड सेव होगा, मतलब जितनी हमारे पास प्रोडक्ट है हर प्रोडक्ट का एक एक रो में सेव किया जाएगा। उसके बाद है परचेज फाइल, जिसमें एक हम समरी रिकॉर्ड सेव करेंगे। इस फाइल में हमें प्रोडक्ट डिटेल्स नहीं देंगे, बाकी सारा सेल वैल्यू यहाँ सेव होगा। उसके अलावा हर प्रोडक्ट के लिए एक एक सीट बना है और हर प्रोडक्ट में ये डेटा जाकर सेव होगा जितने प्रोडक्ट का बिल बन रहा है। उसके साथ साथ हम स्टॉक इन, स्टॉक आउट और स्टॉक इन हैंड का भी कैलकुलेशन कर लेंगे ताकि स्टॉक अपडेट रहे। उसके अलावा हम कस्टमर वाइज प्रोडक्ट सेल्स या परचेज सेल्स और स्टॉक समरी, ये सब ऑटो अपडेट हो जाएगा। जैसे आप डेटा सेव करेंगे ये तीनों सीट जो है ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। डेटा सेव करने से पहले हमें कॉलम स्ट्रक्चर के बारे में अच्छी तरह समझना चाहिए।
परचेस एंट्री फॉर्म में जो सेल वैल्यू है उस वैल्यू को हम परचेस बिल्स फाइल या बाकी सीट में ट्रांसफ़र करने वाले हैं, इसलिए कॉलम हेडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। परचेस एंट्री फॉर्म के हिसाब से कॉलम में डेटा जाएगा, इसलिए कॉलम हेडिंग बहुत ध्यान से बनाइए, कोई कॉलम न छूट जाए। परचेस एंट्री फॉर्म से ज़्यादातर सेल वैल्यू परचेस बिल्स फाइल्स में जाएगा, लेकिन कुछ कॉलम है जो थ्रू प्रोग्रामिंग सेव होगा। इसके अलावा एक है टैग कॉलम, जैसे ट्रांजैक्शन टाइप, परचेस को PR, सेल्स को SL या डेबिट नोट क्रेडिट नोट को भी आप DN या CN करके टैग कर सकते हैं। एक ही फाइल में वेरियस टाइप का डेटा सेव होगा और बाद में ज़रूरत पड़ने पर उस टैग फाइल को कॉल करके आप पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट बना सकते हैं। अब सवाल है हाउ टू फाइंड नेक्स्ट एम्प्टी रो, मतलब आपको जो बिल्स परचेज बिल्स फाइल्स में ऑलरेडी देखिए 10-12 रिकॉर्ड है, तो जब आप डेटा सेव करेंगे तो नेक्स्ट एम्प्टी रो से सेव होने वाला है। अब आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के थ्रू ये बताना है नेक्स्ट एम्प्टी रो कौन सा रो है। इसके लिए हमें एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम 3 वेरिएबल बना लेते हैं, डीम I एज लॉन्ग, बिल रो एज लॉन्ग और परचेज रो एज लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब है ये न्यूमेरिकल वेरिएबल है, क्योंकि हमें बाद में इसमें कैलकुलेशन करवाना है। तो हमें सबसे पहले रेफरेंस देना है वेरिएबल बिल रो इक्वल WS परचेज बिल्स डॉट सेल्स, मतलब हमें परचेज बिल्स का सेल्स काउंट करना है। क्या काउंट करना है? WS परचेज बिल्स डॉट रो डॉट काउंट, मतलब हमें परचेज बिल्स का रो काउंट करना है। कॉलम 1 मतलब ए कॉलम का काउंट करना है। उसके बाद लिखा है डॉट एंड एक्सेल अप डॉट रो, इसका मतलब है जो सबसे पहले ये पॉइंटर जो है एकदम लास्ट रो पर पहुंचेगा, फिर वहाँ से ऊपर की तरफ काउंट करते हुए ऊपर की तरफ आएगा, और जैसे ही इसको एक सेल में वैल्यू मिल जाएगा उसी रो को स्टोर कर लेगा और फिर उसके साथ 1 ऐड कर देंगे तो आपको नेक्स्ट ब्लैंक रो मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर एक मैसेज बॉक्स टाइप किया ये दिखाने के लिए कि जो ऊपर का कमांड लिखा उसका रिज़ल्ट क्या आता है। वैसे बाद में मैंने ये मैसेज बॉक्स को डिलीट कर देंगे, तो आप देख सकते हैं मैसेज बॉक्स कैसे लिखा जाता है। अब हम कैलकुलेशन करने के लिए कुछ वेरिएबल बनाएंगे, डीम अमाउंट डिस्काउंट, अमाउंट टैक्सेबल, अमाउंट GST, ये सब कैलकुलेशन करना है, और टोटल परचेज अमाउंट। ये 4 वेरिएबल डबल टाइप का है, मतलब न्यूमेरिकल है, इसमें जो है कैलकुलेशन किया जाएगा। तो हमने सबसे पहले टोटल परचेज अमाउंट का वैल्यू 0 मेंशन कर दिया। अब देखिए ऊपर कॉमा लगाकर कुछ लिखा हुआ है, इसको कमेंट कहते हैं। सिंगल कोट के बाद जो भी आप टाइप करेंगे उसको कमेंट्स कहा जाएगा। कमेंट्स इसलिए लिखा जाता है ताकि नीचे जो कमांड लिखा है उसका फंक्शन क्या है ये पता करने के लिए कमेंट्स लिखते हैं। कमेंट्स को जो है कंपाइलर इग्नोर करता है क्योंकि ये कोड नहीं है, इसलिए आप अपने प्रोग्राम में ज़रूर कमेंट्स लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम लूप लगाएंगे। सबसे पहले जो वेरिएबल I बनाया गया है उसका वैल्यू 13 को सेट कर दिया गया है। 13 इसलिए असाइन किया गया है क्योंकि परचेज फॉर्म में जो प्रोडक्ट रेंज है वो रो नंबर 13 से शुरू हो रहा है। उसके बाद है डू वाइल WS परचेज डॉट सेल्स, I का मतलब 13, 2 का मतलब कॉलम B, नॉट इक्वल ब्लैंक, मतलब तब तक आपको काम करना है जब तक WS परचेज सेल्स का प्रोडक्ट ID वैल्यू ब्लैंक नहीं होगा और क्वांटिटी का कॉलम का भी वैल्यू ब्लैंक नहीं होगा। अगर ब्लैंक नहीं है तो फिर डाटा सेव किया जाएगा, अगर ब्लैंक है तो एग्ज़िट हो जाएगा। उसके नीचे है विथ WS परचेज बिल्स। विथ कमांड इसलिए लगाया जाता है क्योंकि WS परचेज बिल्स वेरिएबल के बाद डॉट सेल्स और फिर बिल रो का रेफरेंस देना है। तो आपको अगर 50 लाइन लिखना है, 50 लाइन में WS परचेज बिल्स लिखना पड़ता था। अब विथ कमांड के कारण आपको WS परचेज बिल्स नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ डॉट सेल्स रेफरेंस देकर आपको काम चला सकते हैं। तो इसमें कोड लिखना इजी हो जाता है और स्पेलिंग मिस्टेक से भी बच जाता है।
अब हम एक एक करके पहले परचेज बिल्स फाइल्स का रो और कॉलम नंबर डॉट वैल्यू देंगे और उसके बाद इक्वल साइन देकर परचेज फॉर्म में जो वैल्यू हमें सेव करना है उस वैल्यू या उस रेंज को रेफरेंस देना है। जैसे इसमें लिखा है डॉट सेल्स बिल्स रो, बिल रो देखिए 13 है, 1 मतलब कॉलम ए है। इसमें वैल्यू क्या सेव होगा, डब्ल्यू एस परचेज डॉट रेंज C7 में जो वैल्यू है मतलब सप्लायर आईडी है वो कॉलम ए पर सेव होगा। नेक्स्ट लाइन में है कॉलम बी, 2 का मतलब कॉलम बी और उसमें डब्ल्यू एस परचेज फाइल का रेंज है C8 जिसका वैल्यू है सप्लायर नेम, वो परचेज बिल्स फाइल्स में कॉलम नंबर बी पर सेव होगा। इसी तरीके से आप एक के बाद एक इस तरीके से कॉलम रेफरेंस देते जाइए और डेटा को सेव करते जाइए। अब इसमें देखिए हमने रो नंबर, कॉलम नंबर 4 और 5 में इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट ये दोनों का वेरिएबल इस्तेमाल किया है, क्योंकि जब मैंने पहले डेटा वैलिडेशन किया है वहाँ पर दोनों वैल्यूज़ को हम अलग अलग वेरिएबल में स्टोर कर चुका था। अब वही वेरिएबल का रेफरेंस हम यहाँ दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप जो है एक एक करके सेल्स को सिलेक्ट करके और वैल्यू लिखते जाइए। अब हमें प्रोडक्ट डिटेल को सेव करना है जो परचेज बिल्स फाइल में 7, 8, 9, 10, 12, 13, 11, 12, 13 कॉलम में सेव होगा। जब हम डब्ल्यू एस परचेज फॉर्म का रेफरेंस दे रहा हूँ, पहले हमने कोटेशन के अंदर जो रेंज दिया था वो सेल रेंज दिया था, सिंगल सेल। अब हम यहाँ पर जो लिख रहा है डब्ल्यू एस परचेज डॉट सेल्स और ब्रैकेट के अंदर आई का मतलब रो नंबर 13 है, 2 का मतलब है बी कॉलम जहाँ प्रोडक्ट आईडी है, फिर रो नंबर कॉलम नंबर 3 मतलब सी, आई का मतलब 13 मतलब C13 में आए प्रोडक्ट नेम। वैसे ही हर एक कॉलम रेफरेंस देकर हमने ये जो डेटा है प्रोडक्ट आईडी डिटेल्स इसको हमने सेव कर चुका हूँ। अब हम डिस्काउंट कैलकुलेशन करेंगे। आप परचेस फॉर्म में देखिएगा वह जो डिस्काउंट है वो टोटल अमाउंट का ऊपर है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिस्काउंट निकालेंगे। डब्ल्यू एस परचेज डॉट सेल्स I11 मतलब रो नंबर 13 और शायद वो के वैल्यू है, वहाँ का जो वैल्यू होगा वो है प्रोडक्ट वैल्यू और मल्टीपल साइन देकर फिर हमने रेफरेंस दिया डिस्काउंट कॉलम का, मतलब प्रोडक्ट वैल्यू मल्टीपल डिस्काउंट रेट डिवाइडेड बाय 100 कॉमा लगाकर 0 देकर एंटर कर दीजिए तो आपको अमाउंट मिल जाएगा, डिस्काउंट अमाउंट मिल जाएगा। अब हम सेव करेंगे अमाउंट टैक्सेबल वेरिएबल के साथ हम लिखेंगे डब्ल्यू एस परचेज डॉट सेल्स, ये 11 है प्रोडक्ट वैल्यू, इन माइनस करेंगे अमाउंट डिस्काउंट जो अभी अभी निकाला है, मतलब प्रोडक्ट वैल्यू माइनस डिस्काउंट करने पर टैक्सेबल फिगर निकल आता है और उसको बाद में हम डॉट सेल में उस पर्टिकुलर कॉलम में सेव कर लेंगे। टैग रेफरेंस देना हम भूल गए थे तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डॉट सेल्स बिल रो 6 कॉलम पर जाएगा हम ब्रैकेट में। इसमें देखिए हमने डायरेक्ट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी हम टाइप करेंगे वो डायरेक्टली सेव हो जाएगा। तो हम इनवॉइस टाइप सेव कर रहा हूँ, PR का मतलब परचेज, और अगर सेल्स का होगा तो SL, डेबिट नोट का होगा DN, क्रेडिट नोट का होगा CN। इस तरीके से आप अलग अलग ट्रांजैक्शन टाइप का भर सकते हैं। तो इसको कहते हैं टैग। और बाद में आपको अगर पर्टिकुलर किसी ट्रांजैक्शन से रिपोर्ट जनरेट करना है तो आप इस टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। GST अमाउंट निकालने के लिए आपको टैक्सेबल अमाउंट के साथ GST रेट को मल्टीप्लाई करना है और /100 लिखना है। उसके बाद अगर आप राउंड फिगर में चाहते हैं तो पहले राउंड लिखिए और बाद में कॉमा लगाकर 0 करके एंटर कर दीजिए। मैंने नीचे हर लाइन का कमांड जो है लिख के भी दे रहा हूँ, आप ज़रूर उस पर ध्यान दीजिएगा। मैंने जो अभी GST अमाउंट निकाला है ये टोटल GST अमाउंट कॉलम में हम सेव करेंगे, लेकिन GST को हमें डिवाइड करना है CGST, SGST या IGST में। तो ये हम कैसे करेंगे, इसके लिए हमें पहले
जीएसटी रूल्स को समझना है। जीएसटी रूल ये कहता है अगर सेलर और परचेज़र सेम स्टेट का हो तो सीजीएसटी एसजीएसटी होगा, और अगर सेलर और परचेज़र अलग अलग स्टेट का हो तो आईजीएसटी होगा। देखिए हमारा परचेज फॉर्म में ऊपर जो सेलर है वो वेस्ट बंगाल में रजिस्टर्ड है। इसका मतलब सेलर परचेज़र दोनों वेस्ट बंगाल का होगा। जो वेस्ट बंगाल का जीएसटी कोड 19 से शुरू होता है तो वही सीजीएसटी एसजीएसटी में जाएगा, अदरवाइज़ ये आईजीएसटी में जाएगा। इसको डिफाइन करने के लिए हमें सबसे पहले एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जिस वेरिएबल में हम स्टोर करेंगे जीएसटी नंबर। तो हम यहाँ एक वेरिएबल बना लेते हैं, डीम सप्लायर जीएसटी इन एज स्ट्रिंग, मतलब ये कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करेगा। अब हम वेरिएबल को रेफरेंस देता हूँ और इक्वल साइन देकर डब्ल्यू एस परचेज डॉट सेल्स I8 सेल में जीएसटीएन नंबर है, उस वैल्यू को हम वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। तो चलिए ईफ कमांड का इस्तेमाल करना है क्योंकि ये लॉजिकल है, ट्रू और फॉल्स। ईफ लेफ्ट ब्रैकेट के अंदर ट्रिम और उसके बाद सप्लायर जीएसटी नंबर जो स्टोर हो चुका है और उसके बाद कॉमा लगाकर 2 लिखा हुआ है। अब सप्लायर जीएसटी का आगे या पीछे कोई ब्लैंक स्पेस है तो ट्रिम कमांड से वो ब्लैंक स्पेस रिमूव हो जाएगा। उसके बाद जो जीएसटी नंबर होगा उसका सबसे लेफ़्ट साइड में, मतलब शुरू का जो 2 कैरेक्टर है वो अगर इक्वल 19 के बराबर है, दोनों 19 है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी में कैलकुलेट होगा, अदरवाइज आईजीएसटी में कैलकुलेट होगा। अब हम इस सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी जो भी होगा उसको परचेज बिल्स फाइल्स में सेव करना है। तो कॉलम 16 कॉलम पर है टोटल अमाउंट, हम सेव कर लेते हैं। अमाउंट जीएसटी वेरिएबल का पूरा वैल्यू सेव हो जाएगा। उसके बाद 17 कॉलम पर हम सीजीएसटी को सेव करेंगे। अमाउंट जीएसटी में जो भी वैल्यू है उसको 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये 50-50 होता है। और इसी तरह 18 कॉलम में एसजीएसटी को भी हम अमाउंट जीएसटी ऑब्लिक 2 करके डिवाइड करके सेव करेंगे। और 19 में है आईजीएसटी और आईजीएसटी का वैल्यू हमने कर दिया 0। उसके बाद हमें लिखना है एल्स कमांड, मतलब अगर दोनों 19 नहीं होते हैं तो हमें भेजना है आईजीएसटी में। तो एल्स करके आप ऊपर का चारों लाइन कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लीजिए। पहला 16 नंबर कॉलम में टोटल अमाउंट जैसा जा रहा है वैसा ही जाएगा। 17 और 18 कॉलम जो सीजीएसटी एसजीएसटी है वह 0 हो जाएगा। और 19 कॉलम आईजीएसटी में फुल अमाउंट जीएसटी का वैल्यू सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पूरा वैल्यू सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी में डिवाइड करके सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने बाकी जो है सेल वैल्यू भी बिल्स फाइल्स में सेव कर लीजिए। उसके बाद जब सारा सेल्स रेफरेंस दे देंगे उसके बाद लिखिए एंड विथ, मतलब जो विथ कमांड शुरू हुआ था वहीं ख़त्म होता है। उसके बाद बिल रो इक्वल बिल रो प्लस 1। आप समझ लीजिए ऊपर का जो भी डेटा है वो रो नंबर जो 12 था वैल्यू शायद उस 12 रो में सेव हो चुका है। अब दूसरा रिकॉर्ड को हमें रो नंबर 13 में सेव करना है, तो इसलिए बिल रो का वैल्यू 12 था उसके साथ 1 ऐड करके कह दिया गया कि अब नेक्स्ट रो बिल 13 में सेव करना है। उसी तरह आई का वैल्यू में भी 1 ऐड करके 13 + 1 मतलब 14 कर दिया। अब प्रोडक्ट आईडी B14 में ढूंढा जाएगा। अगर वहाँ पर वैल्यू मिल जाता है तो फिर दूसरा रिकॉर्ड सेव होगा। इस तरीके से जब तक प्रोडक्ट आईडी का वैल्यू मिलता जाएगा, जैसे 2 रो में प्रोडक्ट हो, 5 रो में हो, 10 रो में हो, जितना रहेगा उतना रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। और जैसे ही प्रोडक्ट वैल्यू ब्लैंक होगा वो इस लूप से बाहर आ जाएगा। तो परचेज बिल्स फाइल्स में कैसे डेटा सेव होगा उसका पूरा कमांड हमने लिख चुका है। अब हम एक ट्रायल रन करता हूँ। जैसे हम सेव बटन में क्लिक करेंगे तो कुछ एरर मैसेज डिस्प्ले हो सकता है, जैसे यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर हमने एक जगह रेंज के बदले सेल्स टाइप कर दिया था, तो उसको मैंने ठीक करके फिर से सेव किया
तो देखिए रिकॉर्ड तो सेव हुआ, लेकिन अमाउंट टैक्सेबल कॉलम में माइनस फिगर में आ रहा है, मतलब कॉलम कुछ इधर उधर हो चुका है और उसको मैंने सही कर लिया। और उसके बाद जब फिर हमने डेटा सेव किया तो परफेक्टली डेटा सेव हो चुका है। आप ज़रा कैलकुलेशन करके देख लीजिए डेटा सही है या नहीं। और इस तरीके से आप परचेज बिल्स फाइल्स में मल्टी रिकॉर्ड डाटा सेव कर सकते हैं। अब हम आगे परचेज फाइल में सिंगल समरी रिकॉर्ड कैसे सेव होगा उसको बारे में बताता हूँ। मैंने परचेज बिल्स फाइल्स में मल्टी रिकॉर्ड डाटा सेव करने के लिए कोडिंग लिख चुका हूँ। अब मैं परचेज फाइल में सिंगल समरी रिकॉर्ड सेव करने के लिए कोडिंग लिख रहा हूँ, जबकि इसमें प्रोडक्ट वाइज डेटा सेव नहीं होगा, इसलिए यहाँ डू व्हाइल लूप लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम स्ट्रेट परचेज फाइल्स का कॉलम रेफरेंस देंगे और इक्वल साइन देकर परचेज फॉर्म का सेल रेफरेंस देकर डेटा को डायरेक्ट सेव करेंगे। ये वेरी स्ट्रेट कट कोडिंग है। सबसे पहले हम एक कमेंट्स देंगे और नीचे देंगे विथ WS परचेज फाइल, एंटर करके एंड विथ लिख देंगे। इस ब्लॉक के अंदर अब बाकी कोड लिखने वाला हूँ। अब डॉट सेल्स लिखने के बाद हम उस वेरिएबल का रेफरेंस देंगे जो लास्ट एम्प्टी रोट डिफाइन करने के लिए हमने इस्तेमाल किया था। इस वेरिएबल का नाम है परचेज रो। तो हम लिखेंगे डॉट सेल्स ब्रैकेट में परचेज रो, कॉमा देकर कॉलम रेफरेंस देंगे 1 मतलब ए डॉट वैल्यू। उसके बाद हम इक्वल साइन देंगे और परचेज फॉर्म में उस सप्लायर आईडी का जो सेल रेफरेंस है उस सेल रेफरेंस को हम यहाँ पर रेंज रेफरेंस देंगे, डॉट वैल्यू करके एंटर कर देंगे। आप चाहे तो एक कमेंट्स बगल में लिख सकते हैं, इससे पता चलेगा इस लाइन में क्या सेव हो रहा है। उसके बाद हम दूसरा लाइन लिखेंगे। देखिए ऊपर का लाइन कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए और कॉलम नंबर चेंज कर दीजिए और WS परचेज रेंज का रेफरेंस भी चेंज कर दीजिए। सप्लायर नेम, उसके बाद रेंज दीजिए, सप्लायर स्टेट। इस तरीके से आप एक के बाद एक कॉपी पेस्ट करके चेंज करते रहिए। मैंने यहाँ पर, आप चाहे तो ऊपर से भी कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं और सिर्फ बिल रो की जगह परचेज रो आपको टाइप कर देना है। पिछले कोडिंग में मैंने इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट वेरिएबल का इस्तेमाल किया था, यहाँ भी वही कर रहा हूँ। तो टेक्निक सेम है, आपको सिर्फ फाइल रेफरेंस को इस फाइल के हिसाब से देना है। इस तरीके से आप एक के बाद एक लाइन लिखते जाइए और जो परचेज फॉर्म का सेल रेफरेंस है एक कागज़ में लिख के रख सकते हैं और बाद में उसी को देखकर आप यहाँ पर रेंज के बाद सेल रेफरेंस दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपने पूरा कोडिंग को लिख लीजिए। हमने प्रोडक्ट वाइज डेटा यहाँ पर सेव नहीं कर रहा हूँ, इसलिए जो है हमें अलग अलग कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो परचेज फॉर्म में टोटल अमाउंट है, प्रोडक्ट टोटल है, डिस्काउंट है, GST है, टैक्सेबल है, नेट वैल्यू है, ये उन सेल रेफरेंस देकर ही हम सेव करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे डाटा फील्ड्स है, मंथ, क्वार्टर, ईयर, इस तरीके का फील्ड आप कैसे प्रोग्राम के थ्रू सेव करेंगे उसका फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इस फार्मूला को देख लीजिए, समझ लीजिए और उसी हिसाब से टाइप करके इस डेटा को भी आप सेव कर सकते हैं। जब डेटा सेविंग कोड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप लिखिए एक मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स में मैसेज रहेगा डेटा सेव सक्सेसफुली, कॉमा लगा के VBOK ओनली, फिर कॉमा लगा के उस विंडो का टाइटल लिख कर एंटर कर दीजिए। ये यूज़र के लिए एक मैसेज बॉक्स रहेगा, जैसे ही वो ओके करेगा ये प्रोग्राम से बाहर चला जाएगा डेटा सेव होने के बाद। तो चलिए एक बार हम सेव बटन में क्लिक करके देख लेते हैं दोनों फाइल में डेटा ठीक ठाक सेव हो रहा है कि नहीं। आप कैलकुलेशन करके ज़रूर देख लीजिएगा कैलकुलेशन सही है या नहीं। दूसरी बात यह है, देखिए इसमें CGST, SGST और IGST 3 टाइप का GST है। तो एक बार आप सप्लायर चुने वेस्ट बंगाल का और दूसरी बार सप्लायर चुने दूसरे स्टेट का और देख लीजिए CGST, SGST और IGST में सही तरीके से डेटा सेव हुआ है या नहीं।
इसके बाद हमें प्रोग्रामिंग लिखना है, प्रोडक्ट वाइज प्रोडक्ट शीट में डेटा सेव करना। और प्रोडक्ट शीट बना नहीं है तो ऑटोमेटिकली कैसे प्रोडक्ट शीट बनेगा। लेकिन ये प्रोग्रामिंग काफ़ी क्रिटिकल है और थोड़ा लेंदी भी है। ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए मैं अगले वीडियो में इस पोर्शन को बना के आपको दिखाने वाला हूँ। अभी मैं आपको एक बैकअप फाइल कैसे बनेगा उसका कोडिंग लिखकर दिखा रहा हूँ। अब हम बैकअप फोल्डर बनाने के लिए कमांड लिखेंगे। एक्सेल फाइल जिस पाथ पर सेव किया हुआ है वो है डी ड्राइव में। एक्सेल प्रोजेक्ट एक फोल्डर है, उसके अंदर एक सब फोल्डर है इनवॉइस, और उस सब फोल्डर के अंदर एक्सेल फाइल है। ये हो गया फाइल पाथ। अब इसी पाथ पर हम अपना बैकअप फोल्डर और बैकअप फाइल को सेव करने वाले हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे। इस वेरिएबल का नाम होगा बैकअप पाथ डीम बैकअप पाथ एज स्ट्रिंग, मतलब यहाँ पर टेक्स्ट को सेव किया जाएगा। तो हम बैकअप पाथ वेरिएबल में स्टोर कर देंगे बैकअप फोल्डर। इसके लिए हम लिखेंगे बैकअप पाथ इक्वल दिस वर्कबुक डॉट पाथ, एंड साइन होगा। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम जो भी नेम रखेंगे फोल्डर का उस नेम को टाइप कर देना है। उसके बाद हमें देना है इफ़ कमांड। इफ़ डायरेक्टरी बैकअप पाथ फोल्डर नेम रखा है, कॉमा वीवी डायरेक्टरी इक्वल ब्लैंक, मतलब अगर ब्लैंक है देन मेक डायरेक्टरी बैकअप पाथ, मतलब अगर हमारा फोल्डर में बैकअप पाथ फोल्डर नहीं है तो खुद ब खुद एक बैकअप फोल्डर बना दिया जाएगा। उस फोल्डर में हम फाइल को सेव करेंगे। उसके लिए हमें लिखना है दिस वर्कबुक डॉट सेव कॉपी एज बैकअप पाथ, मतलब इस वर्कबुक में बैकअप पाथ फोल्डर में हम एक फाइल सेव करने जा रहा हूँ। एंड साइन देकर फाइल नेम का नेम टाइप करना है बैकअप परचेज, एंड फॉर्मेट नाउ। उसके बाद डेट और टाइम का फॉर्मेट दिया जाएगा, और डॉट एक्सएलएसएम, मतलब ये मैक्रो एनेबल वर्कबुक में सेव होगा। ये कोड सुनिश्चित करता है कि हर बार बैकअप फाइल का नाम यूनिक हो और पुराने बैकअप ओवरराइट ना हो। आप अगर चाहे तो टाइम स्टैम्प के बगैर भी फाइल सेव कर सकते हैं। इसमें ये होगा कि आपका फाइल ओवरराइट हो जाएगा, जब भी आप सेव करेंगे फाइल ओवरराइट हो जाएगा। तो चलिए, पूरा कोडिंग मैंने लिख चुका हूँ। अब ये एक भाग बाकी रह गया जो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। प्रोडक्ट वाइज डेटा सेव, अगर प्रोडक्ट शीट नहीं बना है तो ऑटोमेटिक प्रोडक्ट शीट बनेगा। उसका एक नेम दिया जाएगा, उसका कॉलम हेडिंग टाइप किया जाएगा, और उसको फॉर्मेट करने के बाद डाटा सेव किया जाएगा, और फिर स्टॉक इन हैंड भी कैलकुलेट किया जाएगा। इन सारे चीज़ का जो कोडिंग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाले हैं। इसी के साथ परचेज इनवॉइस का पूरा परचेज इनवॉइस बनाने का काम पूरा हो जाएगा। तो आप इसी तरह देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने सेव परचेज बटन के लिए VBA कोड लिखा था। इस कोड का काम था परचेज बिल्स फाइल्स में प्रोडक्ट वाइज मल्टी रो डेटा सेव करना, और परचेज फाइल में एक सिंगल समरी रिकॉर्ड सेव करना। आज के वीडियो में मैं हर प्रोडक्ट आईडी के लिए ऑटोमेटिक प्रोडक्ट आईडी शीट तैयार करूंगा, जिसमें प्रत्येक शीट में कॉलम हेडिंग लिखी जाएगी, हर शीट का एक नाम दिया जाएगा, ऑटो फॉर्मेटिंग किया जाएगा, डेटा सेव किया जाएगा, और सिर्फ इतना ही नहीं, हर प्रोडक्ट का स्टॉक इन हैंड भी निकाला जाएगा। ये रहा पिछले वीडियो में लिखा गया कोड। आज मैं इसी कोड में बाकी का हिस्सा जोड़ने वाला हूँ। ये है डू व्हाइल लूप, जिसमें प्रोडक्ट वाइज डेटा सेव किया गया है। यह है सिंगल समरी रिकॉर्ड सेव करने के लिए कोड। इसके नीचे ऑटो बैकअप फाइल सेव करने का कोड भी शामिल है, जिसे आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। अब मैं आज का कोडिंग शुरू करूंगा वहां से जहां परचेज बिल्स फाइल्स का डेटा सेव करने वाला कोड समाप्त होता है, लूप से ठीक पहले। तो चलिए कोडिंग शुरू करते हैं।
सबसे पहले हमें 3 वेरिएबल डिक्लेयर करना है। प्रोडक्ट आईडी एज स्ट्रिंग, इसमें कैरेक्टर स्टोर किया जाएगा। इसके अलावा 3 और वेरिएबल स्टॉक इन, स्टॉक आउट और स्टॉक इन हैंड एज डबल, मतलब ये न्यूमेरिकल वेरिएबल है जिनमें कैलकुलेशन किया जाएगा। अब मैं इफ स्टेटमेंट लिखूँगा जो एक लॉजिकल कंडीशन होगी। अगर ट्रू होगा तो डेटा सेव होगा। हमें WS परचेज फॉर्म में रो नंबर I चेक करना है जिसका वैल्यू 13 है। I का वैल्यू है 13 और 2 का मतलब कॉलम B है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर B13 खाली नहीं है, यानी B13 में कोई प्रोडक्ट आईडी मौजूद है, तो नीचे लिखा गया कोड एग्जीक्यूट होगा। अब प्रोडक्ट आईडी वेरिएबल में परचेज फॉर्म से B13 का प्रोडक्ट आईडी वैल्यू स्टोर किया गया है। सेट WS प्रोडक्ट इक्वल गेट प्रोडक्ट सीट और प्रोडक्ट आईडी ब्रैकेट में वेरिएबल। इस लाइन में WS प्रोडक्ट सीट को प्रोडक्ट आईडी के नाम से सेट किया जा रहा है। अगर प्रोडक्ट आईडी सीट पहले से मौजूद नहीं है तो उसे ऑटोमेटिक रूप से बना दिया जाएगा। अब मैं हेल्पर फंक्शन गेट प्रोडक्ट सीट लिखूंगा जो इस तरीके से है। प्राइवेट फंक्शन गेट प्रोडक्ट सीट फंक्शन का नेम है। प्रोडक्ट आईडी एज स्ट्रिंग, ये एक वेरिएबल जो पहले मैंने डिक्लेयर किया है और इस फंक्शन का टाइप है एज वर्कशीट। ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, इसलिए लिखा जा रहा है कि अगर प्रोडक्ट आईडी सीट नहीं बनी है तो एरर होने पर कोड डायरेक्ट एरर हैंडलर पर पहुंच जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि एरर होने पर उसे इग्नोर किया जाए और कोड अगले स्टेप पर चला जाए। इस वर्कबुक.sys प्रोडक्ट आईडी, इसमें जो है प्रोडक्ट आईडी सीट सेट किया जाएगा। प्रोडक्ट आईडी सीट ये एक वेरिएबल है जिसमें हमने पहले डेटा को स्टोर किया है। ऑन एरर गो टू 0, ये लाइन एरर हैंडलिंग को फिर से एक्टिव कर देता है। अब मैं इफ स्टेटमेंट का उपयोग करूंगा जो चेक करेगा कि प्रोडक्ट आईडी सीट बना है या नहीं। अगर सीट नहीं बना है तो देखिए कैसे ऑटोमेटिक सीट बनता है। गेट प्रोडक्ट सीट का उपयोग कर रहे हैं जिसमें नई सीट बनाई जाएगी। दिस workbook.sheets.add, अब लाइन से पता चल रहा है ये नया सीट का जोड़ने का काम करता है। आफ्टर दिस workbook.sheets, फिर ब्रैकेट में दिस workbook.sheets.count, ये बताता है कि नया सीट वर्कबुक में कहाँ बनेगा और जो मौजूदा सभी सीट्स है उसको काउंट करेगा और उसको एकदम आखिरी में जाकर नया सीट बनेगा। सेट गेट प्रोडक्ट सीट इसका वेरिएबल है, इसमें गेट प्रोडक्ट सीट वेरिएबल को नई बनाई गई सीट से लिंक कर दिया जाएगा। अब हम गेट प्रोडक्ट सीट डॉट नेम इक्वल प्रोडक्ट आईडी का उपयोग कर रहे हैं जिसमें नया बनाया गया सीट का प्रोडक्ट आईडी नाम दिया जाएगा। अब हम विथ गेट प्रोडक्ट सीट डॉट रेंज ब्रैकेट के अंदर A1 इक्वल P1 का उपयोग कर रहे हैं। इसका मतलब है कॉलम A1 से कॉलम P1 तक का रेंज को कॉलम हेडिंग सेट किया जाएगा। इसमें हमने एक एरे का इस्तेमाल किया गया है और इसी एरे के माध्यम से कॉलम का जितने भी कॉलम है उन सब का हेडिंग को असाइन कर दिया गया है। इस तरह इस कोड के माध्यम से प्रोडक्ट आईडी सीट के सभी कॉलम हेडिंग ऑटोमेटिक रूप से सेट हो जाएंगे। तो दोस्तों आपने देखा है कि कैसे बहुत कम कोड में यह शानदार ऑटोमेशन किया गया है। अब हम स्टॉक कैलकुलेशन के लिए कोडिंग लिखेंगे। स्टॉक इन वेरिएबल में परचेज फॉर्म की क्वांटिटी कॉलम का डेटा स्टोर किया जा रहा है इस लाइन से। स्टॉक आउट 0 होगा क्योंकि ये सेल्स इनवॉइस से आएगा। स्टॉक इन हैंड वेरिएबल में कौन सा डेटा स्टोर होगा, देखिए ये एक फंक्शन से मिलेगा जिसका नाम है गेट प्रीवियस स्टॉक इन हैंड। इस प्रीवियस स्टॉक इन हैंड फंक्शन को लिखता हूँ। यहाँ मैंने एक इफ स्टेटमेंट का उपयोग किया है। इफ प्रोडक्ट रो ग्रेटर देन 2 देन, इफ प्रोडक्ट रो ग्रेटर देन 2 देन, इसका मतलब अगर प्रोडक्ट आईडी सीट में 2 से ज़्यादा रिकॉर्ड मौजूद है तो ऊपर वाली लाइन से स्टॉक इन हैंड वेरिएबल में स्टॉक इन हैंड में वैल्यू स्टोर कर लिया जाएगा। इसका मतलब अगर प्रोडक्ट आईडी सीट में 2 से ज़्यादा रिकॉर्ड मौजूद है तो ऊपर वाली
लाइन से स्टॉक इन हैंड वेरिएबल में स्टॉक इन हैंड का वैल्यू स्टोर कर लिया जाएगा। लेकिन अगर सीट में 2 या उससे कम रिकॉर्ड है तो स्टॉक इन हैंड वेरिएबल में 0 स्टोर किया जाएगा। अब हम डेटा को प्रोडक्ट आईडी सीट में सेव करते हैं। हम विथ कमांड का उपयोग करेंगे, विथ WS परचेज। ये परचेज फॉर्म सीट है जिसमें डेटा प्रोडक्ट आईडी सीट में जाकर सेव होगा। विथ कमांड का फ़ायदा यह है कि बार बार WS परचेज लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डॉट सेल्स का उपयोग करके प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। डेटा सेव करने का प्रक्रिया है सेल्स ब्रैकेट में प्रोडक्ट रो 1 डॉट वैल्यू इक्वल इनवॉइस नंबर। इस लाइन में बताया गया है कि प्रोडक्ट रो मतलब लास्ट ब्लैंक रो जहाँ से डेटा सेव होगा, और कॉलम 1 मतलब कॉलम E में डेटा सेव होगा। क्या सेव होगा? इनवॉइस नंबर को सेव किया जाएगा। इनवॉइस नंबर कहाँ से मिलेगा? वैलिडेशन सेक्शन में देखा होगा कि इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करके चेक किया गया था। अब वही वैल्यू यहाँ सेव किया जा रहा है। इस लाइन में प्रोडक्ट रो का कॉलम 4 का मतलब कॉलम D में WS परचेज सीट का C7 सेल का डेटा सेव किया जा रहा है। इसके बाद एक कमेंट भी लिखा जाता है ताकि पता चले कि ये डेटा क्या है। इसी तरह लाइन दर लाइन कोड लिखकर डेटा को परफेक्टली और एक्यूरेटली सेव किया जा सकता है। अब हम विथ स्टेटमेंट का उपयोग कर रहे हैं जो एक प्रभावी तरीका है। तो पहला लाइन है डॉट रेंज ब्रैकेट के अंदर सेल्स प्रोडक्ट रो 1 डॉट सेल्स प्रोडक्ट रो 16। ये बताता है कि हम प्रोडक्ट रो की पहली से 16 कॉलम की रेंज को फॉन्ट सेट कर रहे हैं। और दूसरे लाइन में लिखा है डॉट नेम इक्वल एरियल ब्लैक मतलब सभी सेल्स का फॉन्ट होगा एरियल ब्लैक। और उसके बाद है डॉट साइज इक्वल 12 मतलब फॉन्ट साइज होगा 12 पॉइंट। और उसके बाद लिखा है कॉलम्स ब्रैकेट के अंदर AP और डॉट ऑटो फिट। इसका मतलब है कॉलम A से P तक के सभी कॉलम्स ऑटो फिट कर दिया जाएगा। अब हम विद ब्लॉक को यहाँ एंड विद लिख कर समाप्त कर रहे हैं। साथ ही इफ स्टेटमेंट को भी एंड इफ लिखकर बंद कर दिया जा रहा है। अब हम फाइनेंशियल ईयर निकालने वाला है तो इसके लिए भी हम एक प्राइवेट फंक्शन लिख रहा हूँ जिसका नाम है गेट फाइनेंशियल ईयर। इसका उपयोग किसी दिए गए इनवॉइस डेट से फाइनेंशियल ईयर निकालने के लिए किया जाता है। तो पहला लाइन है इफ मंथ इनवॉइस डेट, जो परचेज फॉर्म में इनवॉइस डेट है उसी को हमने वेरिएबल में पहले स्टोर कर चुका था। अब उस डेट को हम चेक कर रहा है। उसके बाद हम एक इफ लॉजिकल कमांड का इस्तेमाल करेंगे। इफ मंथ ब्रैकेट में इनवॉइस डेट ग्रेटर देन इक्वल 4 मतलब अगर मंथ अप्रैल महीना या उससे बड़ा है देन गेट फाइनेंशियल ईयर फंक्शन में स्टोर होगा ईयर इनवॉइस डेट का जो ईयर है। जैसे अगर मई 2025 है तो 2025, फिर उसके बाद एंड साइन हाइफन फिर एंड साइन, उसके बाद दिया गया राइट ब्रैकेट में ईयर और फिर इनवॉइस डेट +1 मतलब 2025 है उसके साथ 1 ऐड करके 2026 कर दिया गया है। और उसके बाद राइट साइड से 2 कैरेक्टर को लिया गया है मतलब 26। तो इस तरीके से इस फाइनेंशियल ईयर हो गया 2025-26। उसके बाद दिया गया है एल्स मतलब अगर मंथ अप्रैल से छोटा होता है, मान लीजिए फरवरी 2025 हुआ तो इसका फाइनेंशियल ईयर होगा 2024-25। इसलिए गेट फाइनेंशियल ईयर इक्वल ईयर इनवॉइस डेट तो 2025 -1 मतलब 2024 हो गया। अब राइट साइड से हम 2 डिजिट लेंगे मतलब 2025 का 25 लेंगे तो हो गया 2024 और 2025। तो कोड हमने लिख चुका हूँ। अब एक ट्रायल दिया जाए तो इस परचेज फॉर्म में देखिए प्रोडक्ट आईडी में 10 प्रोडक्ट आईडी है। तो हम जैसे सेव बटन में क्लिक करेंगे परचेज बिल्स फाइल्स में मल्टी रिकॉर्ड में डेटा सेव हो जाएगा। परचेज फाइल में सिंगल्स हमारी रिकॉर्ड सेव हो जाएगा और जितने भी प्रोडक्ट यहाँ पर 10 प्रोडक्ट है उस 10 प्रोडक्ट का सीट ऑटोमेटिकली बनेगा। अब आप देख सकते हैं प्रोडक्ट आईडी का सीट कैसे बन रहा है। कॉलम हेडिंग लिखा जा रहा है, फॉर्मेट भी किया जा रहा है, डेटा भी सेव किया जा रहा है। प्रोडक्ट सीट इसमें देखिए डेटा सेव हो चुका है प्लस स्टॉक इन स्टॉक आउट और स्टॉक इन हैंड भी कैलकुलेशन हो चुका है। और हम एक और इनवॉइस को सेव करते हैं जो होगा CGST SGST। तो जैसे ही हमने उसमें सेव किया देखिए डेटा सेव हुआ और CGST SGST में हुआ और
पहला वाला IGST में था। प्रोडक्ट शीट में भी देखिए डेटा सेव हो चुका है, ऑटोमेटिकली स्टॉक इन हैंड कैलकुलेट भी हो चुका है। तो इस तरीके से हम सेव बटन को उपयोग से डेटा सेव करते हैं। इससे पहले वाले में मैंने इस वीडियो से पहले भी एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, वो भी देखिए और इसके साथ ये भी देखिए। चलिए आज के लिए इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।